नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जी के बकेट स्टडी ट्यूब पर। विश्व भूगोल की हमारी सीरीज चल रही है और भाग 7 में आज हम बात करने वाले हैं खनिज और शैल के बारे में। तो खनिज होता क्या है? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व जिसमें क्रमबद्ध परमाणविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन और भौतिक गुणधर्म होता है। जबकि शैल या चट्टान की बात करें तो इसका मतलब होता है कठोर या दृढ़ भाग। लेकिन जब हम भूगोल में शैल की बात करेंगे, चट्टान की बात करेंगे, तो भूगोल में शैल का अर्थ व्यापक अर्थों में लिया जाता है और चट्टान शब्द के अंतर्गत, शैल शब्द के अंतर्गत भूगोल में वे सभी पदार्थ शामिल किए जाते हैं जो चाहे कठोर हो या कोमल हो। तो खनिज और शैल की यह परिभाषा है जिसको आपको याद रखना है। चलते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। पृथ्वी की संपूर्ण भूप्रपटी का कितना प्रतिशत भाग केवल 8 तत्वों से बना है? तो यहाँ पर क्रस्ट की बात हो रही है, भूप्रपटी की बात हो रही है और यह लगभग 98% जो भाग है केवल 8 तत्वों के संयोग से बना है। नेक्स्ट है खनिज क्या है? तो अभी हमने देखा, फिर से देख लेते हैं। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व जिसमें क्रमबद्ध परमाणविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन और भौतिक गुणधर्म होता है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना है कि खनिज का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों से होता है, लेकिन कभी कभी खनिज जो होते हैं वह एक तत्वीय भी होते हैं, जैसे कि तांबा, चांदी, सोना, सल्फर, ग्रेफाइट, ये सब एक तत्व से बनते हैं, इसीलिए एक तत्वीय खनिज भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है, भूप्रपटी पर कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं भूप्रपटी पर। नेक्स्ट है, मुख्य रूप से चट्टान निर्माणकारी खनिजों की संख्या है। तो वैसे खनिज मुख्य रूप से कौन से हैं जिनसे चट्टानों का निर्माण होता है? तो मुख्य रूप से 24 हैं, जैसे कि ऑक्साइड, कार्बोनेट, सिलिकेट। तो ये सब क्या है? ये चट्टान निर्माणकारी खनिज है। लेते हैं अगला प्रश्न। भूपटल पर पाए जाने वाली खनिजों का मुख्य स्रोत क्या है? भूपटल पर जो भी खनिज पाए जाते हैं उनका मुख्य स्रोत है मैग्मा। तो भूपटल की आंतरिक परतों में पाए जाने वाला मैग्मा भूपटल पर पाए जाने वाली खनिज का मुख्य स्रोत है। किसी खनिज के बाहरी क्रिस्टलीय रूप जैसे घनाकार, अष्टभुजाकार इत्यादि का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो जो क्रिस्टलीय खनिज होते हैं उनका जो बाहरी रूप होता है, जो स्वरूप होता है, उसका निर्धारण किस प्रकार होता है? तो यह अणुओं की आंतरिक व्यवस्था के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, मेलाकाइट, कैल्सोपाइराइट, एजुराइट जैसे खनिज में रंग का मुख्य कारण क्या है? तो ये जो खनिज है वह बहुत सारे कलर में मिलते हैं और रंगीन होते हैं, तो इसका मुख्य कारण है इनमें पाई जाने वाली अशुद्धियां। नेक्स्ट है, क्वार्ट्ज का रंग श्वेत, हरा, पीला या लाल किस कारण होता है? तो बहुत तरह के होते हैं क्वार्ट्ज और इसमें विभिन्न प्रकार के जो रंग पाए जाते हैं, इसका प्रमुख कारण होता है इनमें उपस्थित अशुद्धियां। तो आप देख सकते हैं ये रंगीन पत्थर है और इसका प्रमुख कारण इनमें पाई जाने वाली अशुद्धियां ही हैं। नेक्स्ट है, धात्विक खनिज क्या है तथा कितने प्रकार के होते हैं? तो धात्विक खनिज ऐसे होते हैं जिनमें धातु प्रमुखता से होती है, तभी तो वो धात्विक खनिज कहलाते हैं और यह 3 प्रकार का होता है। पहला, बहुमूल्य धातु जैसे कि सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये बहुत ही कीमती धातु होते हैं, बहुमूल्य होते हैं। दूसरा, लौह धातु। तो लौह एवं स्टील निर्माण में प्रयुक्त होने वाली जो धातुएं हैं उनको लौह धातुओं की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट है तीसरा, अलौहिक धातु जैसे कि सीसा, जस्ता, तांबा, जिंक, टीन, ये सभी क्या है? अलौहिक धातु है। तो 3 प्रकार के धात्विक खनिज हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अधात्विक खनिज क्या है? तो वैसे खनिज जिसमें धात्विक अंश नहीं होते हैं वे अधात्विक खनिज कहलाते हैं, यानी कि धात्विक खनिजों के अतिरिक्त जितने भी खनिज हैं वे अधात्विक हैं, जैसे कि गंधक, फास्फोरस, नाइट्रेट, ये सभी अधात्विक खनिज हैं। अगला प्रश्न है, सीमेंट क्या है? तो यह अधात्विक खनिजों का मिश्रण है सीमेंट। तो चूना पत्थर, जिप्सम इत्यादि से यह बनता है और ये सब अधात्विक खनिज की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है, शैल क्या है यानी कि चट्टान क्या है? तो चट्टान पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपटल जिसे कि क्रस्ट बोलते हैं, उसमें मिलने वाले कठोर एवं मुलायम सभी प्रकार के पदार्थ शैल, चट्टान या रॉक कहे जाते हैं। इसके अलावा शैलों का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों के मिश्रण से होती है। यह भी ध्यान में रखना है कि जो शैल बनते हैं वह एक खनिज से भी बन सकते हैं या एक से अधिक खनिज से भी बन सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि शैलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है।
आगे चलते हैं। शैलों में सामान्यतः पाए जाने वाला खनिज पदार्थ कौन सा है? तो शैलों में सामान्यतः पाए जाने वाला खनिज पदार्थ है फेल्डस्फर और क्वार्ट्ज। तो इन दोनों को ध्यान में रखना है। एग्जाम में आजकल इसी तरह के थोड़े टफ हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मेरा उद्देश्य यह है कि हल्के से हल्के प्रश्न को भी शामिल किया जाए और टफ से टफ प्रश्न को भी शामिल किया जाए, ताकि एग्जाम में आप जाएं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं कि आप यह सोच कर जाएं कि पूछ लो, जो भी पूछना है पूछ लो, इस चैप्टर के तो सारे संभावित प्रश्न मैंने कर लिए। आगे बात करते हैं शैलों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैलों का अध्ययन कहलाता है पेट्रोलॉजी। नेक्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों के कितने प्रकार हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर चट्टान के 3 प्रकार हैं। पहला है आग्नेय चट्टान, दूसरा है अवसादी चट्टान और तीसरा है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। तो इन तीनों को याद रखना है। इन्हीं तीनों के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आग्नेय शैल के बारे में, आग्नेय चट्टान के बारे में। किन शैलों को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है? तो आग्नेय शैलों को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, वह इसलिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सबसे पहले इन चट्टानों का निर्माण हुआ, आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ और इसी कारण प्राथमिक चट्टान या इसे जनक चट्टान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आग्नेय शैल की निर्माण प्रक्रिया में यदि पिघला लावा गहराई में धीरे धीरे ठंडा होता है तो इसके कण कैसे होते हैं? तो इसके कण अपेक्षाकृत बड़े आकार के होंगे। तो यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आग्नेय शैल की निर्माण प्रक्रिया में यदि पिघला लावा सतह पर शीघ्रता से ठंडा होता है तो इसके कण कैसे होते हैं? तो वह जब जल्द से जम जाएगा, जब सतह पर आएगा, पृथ्वी की सतह पर जब लावा आता है और वह शीघ्रता से जमता है तो उसके कण के जो आकार है वह चिकने और छोटे होंगे। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं आग्नेय चट्टान से संबंधित प्रमुख तथ्य के बारे में। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है तो इन सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला, यह क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की होती है, ध्यान में रखना है आपको। दूसरा, मैग्मा या लावा के जमाव से निर्मित होने वाली यह चट्टान है, जैसे कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, ग्रेबो। तो ये सभी आग्नेय चट्टान है और यह मैग्मा या लावा के जमाव से बनती है। दूसरा, स्थूल परत रहित, कठोर संगठन एवं जीवाश्म रहित होती है। चूंकि इसका निर्माण लावा से होता है, मैग्मा से होता है, तो निश्चित रूप से इसमें जीवाश्म की कोई संभावना बनती ही नहीं है। तो इसे आपको याद रखना है, इसमें जीवाश्म होता नहीं है। इसके अलावा इसकी संरचना कठोर होती है और यह परत रहित होती है, यानी कि इसमें परत नहीं पाई जाती है। तो यही सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सब फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करते हैं पानी का प्रवेश कम हो जाता है। तो यह बहुत ही कठोर होता है और लावा के जमने से बनता है, तो पानी के लिए यह अप्रवेश्य होता है, यानी कि पानी का प्रवेश कम होता है और जब पानी ही नहीं इसमें प्रवेश करेगा तो इसका जो रासायनिक अपक्षय है वह बहुत ही कम होता है, न के बराबर होता है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न होती है। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारे भूपटल पे जो भी खनिज पाए जाते हैं, अधिकांशतः खनिज का स्रोत जो है वह आग्नेय चट्टान ही है। तो इसी कारण से कहा जाता है कि जो आग्नेय चट्टान है आर्थिक दृष्टि से बहुत ही संपन्न है, क्योंकि इससे हमें बहुत सारे खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे कि चुंबकीय लोहा, तांबा, निकेल, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनम, बहुत सारे ऐसे खनिज हैं जो हमें आग्नेय चट्टान से प्राप्त होते हैं। आगे बात करते हैं, अधिकांश विस्तार ज्वालामुखी क्षेत्रों में होता है। तो चूंकि इसका निर्माण ही ज्वालामुखी के लावा से होता है तो निश्चित रूप से यह ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाया जाएगा। नेक्स्ट है, काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनती है। तो बेसाल्ट चट्टान क्या है? तो बेसाल्ट चट्टान हमने देखा कि बेसाल्ट आग्नेय चट्टान है और जो लावा मिट्टी होती है उसी के टूटने से, फूटने से ही काली मिट्टी बनती है। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो हमारे भारत में देखा जाए तो जो पठारी क्षेत्र है, जो महाराष्ट्र का जो इलाका है, वहाँ मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। और उसका एक प्रमुख कारण क्या है कि वहाँ पर प्राचीन काल में लावा का विस्तार हुआ था, उद्गार हुआ था और उसी से वहां कालांतर में काली मिट्टी का निर्माण हुआ। उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय शैल कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। पहला है आंतरिक आग्नेय चट्टान या शैल, जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा के शीतलीकरण से विकसित होती है। तो हमने समझा कि इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर मैग्मा के शीतलीकरण से होती है, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो लावा है, मान लेते हैं कि यह लावा का क्षेत्र है, ठीक है, लावा का स्रोत है, और यह लावा जब ऊपर की ओर बढ़ता है तो वह भूपटल पर न जाके वह अंदर ही, भूगर्भ के अंदर ही यदि वह जम जाता है तो इस प्रकार जो चट्टान बनती है
वह आंतरिक आग्नेय चट्टान कहलाती है। तो आगे के चैप्टर में हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो आंतरिक आग्नेय चट्टान की स्थलाकृतियां बनती है, जैसे कि लेपोलिथ, फेकोलिथ, सील, शीट, तो इन सभी को हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम सिर्फ इतना ध्यान रखते हैं कि आंतरिक आग्नेय चट्टान वह चट्टान होती है जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा के शीतलीकरण से विकसित होती है। दूसरी होती है बाह्य आग्नेय चट्टान, यानी कि वह चट्टान जो ज्वालामुखी उद्भेदन द्वारा लावा के भूपटल पर आकर ठंडे होने से बनती है। तो यह जो लावा क्षेत्र है, अगर यह ऊपर की ओर आ जाता है और इसके कारण जो चट्टान बनती है, तो इस चट्टान को हम बोलेंगे बाह्य आग्नेय चट्टान। तो यह कहाँ पर बनता है? यह भूपटल पर बनता है, यानी कि भूपटल पर लावा आके जब ठंडा होता है तो इससे जो चट्टान बनती है वह बाह्य आग्नेय चट्टान कहलाती है। तो लावा का मैदान, लावा का पठार इसी प्रकार की स्थलाकृति है। नेक्स्ट लेते हैं लेपोलिथ, डाइक, फैकोलिथ, सील, सीट, ये किस प्रकार की शैलें हैं? तो ये शैलें जो है वह भूगर्भ के ऊपर सतह पर नहीं जा पाती है और आंतरिक भाग में ही, भूगर्भ के आंतरिक भाग में ही यह शीतलीकरण के द्वारा जम जाती है, चट्टान बन जाती है। तो ये कहलाती है आंतरिक आग्नेय चट्टान, जैसा कि हमने अभी देखा। आगे बात करते हैं अवसादी चट्टानों के बारे में। तो अवसादी चट्टान का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो बहिर्जनित प्रक्रियाओं द्वारा शैल के अंशों के निक्षेपण से, यानी कि बहिर्जनित प्रक्रिया जैसे कि नदी हो गई, हिमानी हो गई, वायु हो गया, तो ये सभी जो बहिर्जनित प्रक्रियाएं हैं ये चट्टानों को निरंतर तोड़फोड़ करती है और उनके जो अवशेष होते हैं वह किसी स्थल विशेष पर ले जाकर जमा करती है। तो परत दर परत जब चट्टान जमा होते रहती है और वह जब ताप एवं दाब की विशेष परिस्थितियों में जम जाता है तो उस प्रकार से अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। अगला प्रश्न लेते हैं सीलीभवन यानी कि लिथिफिकेशन प्रक्रिया क्या है? तो लिथिफिकेशन प्रक्रिया बहिर्जनित प्रक्रिया द्वारा जो शैल के अंश निक्षेपित होते हैं तो ये सघनता से शैल में परिणत हो जाते हैं, इसी प्रक्रिया को सीलीभवन कहा जाता है। यानी कि बहिर्जनित प्रक्रियाएं जो हैं तो उनके द्वारा जो चट्टान के कण कहीं दूर ले जाकर जमा किए जाते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से जमा किए जा रहे हैं और विशेष प्रकार के ताप, दाब इत्यादि के कारण ये जमकर ठोस चट्टान बन जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को सीलीभवन या लिथिफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं बालुकाश्म अवसादी शैल में विविध सांद्रता वाली अनेक सतहें क्यों पाई जाती है? तो बालुकाश्म चट्टान को आप देखेंगे तो उसमें विविध सांद्रता वाली सतह पाई जाती है। तो उसका कारण यह होता है कि सीलीभवन प्रक्रिया के बाद भी बालुकाश्म चट्टाने की परतें अपनी विशेषताएं बनाए रखती है। तो सामान्यतः जो अवसादी चट्टान होते हैं उनमें कुछ चट्टान ऐसे होते हैं जो चट्टान बनने के बाद भी अपनी विशेषताओं को बनाए रखते हैं। तो यही स्थिति पाई जाती है बालुकाश्म अवसादी शैल में। नेक्स्ट है अवसादी चट्टानों में खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति क्या है? तो हम जानते हैं कि जो खनिज तेल है वह अवसादी चट्टान में पाई जाती है, लेकिन उसके लिए कुछ स्थितियां अनुकूल होनी चाहिए। तो उसी में से एक है अप्रवेश्य चट्टान की दो परतों के बीच यदि प्रवेश्य शैल की परत आ जाए तो यह स्थिति अनुकूल होती है। यानी कि दो कठोर चट्टान है, ठीक है, और इन दो कठोर चट्टानों के बीच में कोई प्रवेश्य शैल आ जाती है, यानी कि जहाँ पे जल का प्रवेश हो सकता है या किसी भी प्रकार के अन्य पदार्थ का प्रवेश हो सकता है। तो उस स्थिति में जो अवसादी चट्टान होती है वह खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा करती है। आगे बात करते हैं अवसादी चट्टान से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। तो सबसे पहले याद रखना है कि यह विभिन्न अवसादों के परतों के रूप में जमाव से निर्माण होता है। तो हमने देखा कि जो इसके अवसाद होते हैं इस प्रकार आते हैं, भूमि पर जमते हैं, इसी प्रकार दूसरी परत आती है, जमती है, इसी प्रकार परत दर परत यह जमती जाती है। तो इस कारण से जो अवसादी चट्टान होते हैं उनमें परत पाए जाते हैं, तो इसीलिए इसको परतदार चट्टान की संज्ञा भी दी जाती है। तो परतों के रूप में जमाव से इसका निर्माण होता है, यह ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यह आपको याद रखना है कि भूपटल के सबसे ज्यादा भाग पर अवसादी चट्टान का ही विस्तार पाया जाता है, लगभग 75%। तो भूपटल, यहाँ आपको शब्दों को ध्यान में रखना है। भूपटल यानी कि क्रस्ट, उस पृथ्वी का ऊपरी भाग क्रस्ट, तो वहां पर लगभग 75% भाग पर अवसादी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट है परतों के रूप में पाए जाने का कारण इसे परतदार चट्टान भी कही जाती है और यह रवादार नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और यह एग्जाम में पूछा गया है। हाल ही में यूपीपीएससी में यह पूछा गया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। तो इसे आपको ध्यान में रखना है कि यह रवादार नहीं होती है, यह परतदार होती है। नेक्स्ट है यह संगठित असंगठित ढीली किसी भी प्रकार की हो सकती है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है अवसादी चट्टानों के बारे में। नेक्स्ट है जीवाश्म खनिज तेल कोयला पाया जाता है। तो
अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है, खनिज तेल पाया जाता है, जीवाश्म भी पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कोयला हमें किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है, खनिज हमें किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है। तो यहाँ आपको याद रखना है अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला किस अवसादी चट्टानों से बना है? तो ये सभी अवसादी चट्टानों से ही बने हैं और यह चट्टान है लाल बलुआ पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क एवं गर्म क्षेत्रों में वायु द्वारा जमा किए गए अवसाद से किस प्रकार के अवसादी चट्टान बनते हैं? हवाओं के द्वारा बहुत सारे अवसाद उड़ा लिए जाते हैं, तो मिट्टी के कण, धूल के कण, और उनको जमा किया जाता है। तो उसी प्रकार परत दर परत वहां पर जो चट्टान बनते हैं वह अवसादी चट्टान कहलाते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में, शुष्क एवं गर्म क्षेत्रों में जो वायु द्वारा इस प्रकार के चट्टान बनते हैं उसे लोयस कहते हैं। नेक्स्ट है, ग्लेशियर अपरदन से बने अवसादी चट्टान का एक प्रकार है, तो कौन सा है? यह है हिमोर। हिमोर एक प्रकार का अवसादी चट्टान है और यह बनता है ग्लेशियर अपरदन से। तो हमारी जब भूगोल की हिमानी निर्मित स्थलाकृतियां आएंगी तो उसमें हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहें। निश्चित रूप से यदि आप हमारे चैनल पर बने रहते हैं तो पूरे सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है वह यहाँ पर कवर हो जाएगा और किसी भी एग्जाम में आपको फिर कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे चैनल पर सदाबहार वीडियो बनते हैं जिसको आप कभी भी देख ले, किसी भी एग्जाम के लिए देख ले, आपके लिए इंपॉर्टेंट ही रहेगा। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं बलुआ पत्थर किस प्रकार से बनता है? तो यह यांत्रिक क्रियाओं द्वारा, जल द्वारा बनता है बलुआ पत्थर। चलते हैं आगे, निर्माण विधि के आधार पर अवसादी चट्टान के कुछ प्रकार को देख लेते हैं, यानी कि अवसादी चट्टान जो कि निर्माण विधि के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यांत्रिक रूप से बना। तो यांत्रिक रूप से बना जो है वह पिंडशिला या बालुकासम, ये दोनों यांत्रिक रूप से बने हुए अवसादी चट्टान है। तो चित्र में आप इस प्रकार देख सकते हैं, इसमें परत भी दिखाई दे रही होगी आपको। नेक्स्ट है रासायनिक रूप से बना। तो रासायनिक क्रियाविधि से बना हुआ चट्टान है नमक चट्टान, पोटास, हेलाइट, ये सब रासायनिक क्रियाविधि से बने हुए हैं अवसादी चट्टान। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कार्बनिक रूप से बना अवसादी चट्टान। तो चूना पत्थर, कोयला, खड़िया, ये सब कार्बनिक रूप से बने हुए चट्टान है। 3 भागों में बांटा गया है निर्माण विधि के आधार पर अवसादी चट्टानों को। नेक्स्ट बात करते हैं कायांतरित या रूपांतरित चट्टान के बारे में। कायांतरित या रूपांतरित चट्टान का निर्माण किस प्रकार होता है? तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया द्वारा इसका निर्माण होता है और ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है और इस प्रकार उनकी रासायनिक संरचना के साथ साथ भौतिक गुणों में भी परिवर्तन आता है। तो यह आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रूपांतरित होने के बाद चट्टान की कौन से गुण में परिवर्तन आते हैं? तो रासायनिक संरचना में भी उनके परिवर्तन आता है, उनका क्रिस्टलीय रूप बदल जाता है और भौतिक गुणों में भी परिवर्तन आता है, यानी कि उनकी कठोरता में परिवर्तन आता है, उनके रंग में परिवर्तन आता है। तो दोनों प्रकार के परिवर्तन यहाँ पर देखे जाते हैं। नेक्स्ट है, चट्टानों में रूपांतरण की प्रक्रिया में कुछ कण या खनिज जब रेखाओं या सतहों के रूप में व्यवस्थित होते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाता है रेखांकन या फोलिएशन। नेक्स्ट लेते हैं कायांतरण के प्रकार। तो कायांतरण के प्रकार किस प्रकार से होते हैं? तो पहला है गतिशील कायांतरण। तो गतिशील कायांतरण वह विधि है जिसमें शैलों में यांत्रिक व्यवधान, यानी कि बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के टूटने, विखंडित होने, पीसने एवं उनका पुनः संगठित होना गतिशील कायांतरण है। तो इसमें रासायनिक परिवर्तन की क्रिया जो है नहीं होती है, आपको ध्यान में रखना है और यह कहलाता है गतिशील कायांतरण। नेक्स्ट है ऊष्मीय कायांतरण, यानी कि चट्टानों के पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलीकरण ऊष्मीय कायांतरण है और यह 2 प्रकार से होता है ऊष्मीय कायांतरण। तो संपर्क कायांतरण को हम समझ लेते हैं चित्र के माध्यम से कि इसमें जब सेल गर्म ऊपर आते हुए, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये लावा है, ठीक है, और ये लावा जब ऊपर की ओर आती है तो ये गर्म होती है, तप्त होती है, तो ये अपने जो आसपास की जो चट्टान है जिसके संपर्क में आती है तो उसमें यह कायांतरण की प्रक्रिया कर देती है, यानी कि उनका पुनः क्रिस्टलीकरण कर देती है। तो इस प्रकार इसके आसपास जो चट्टान होते हैं उनका क्रिस्टलीकरण हो जाता है और इस प्रकार से ये चट्टान, ये कायांतरित चट्टान बन जाते हैं। दूसरा है प्रादेशिक कायांतरण, यानी कि उच्च तापमान या दाब अथवा दोनों कारणों से शैलों में विवर्तनिक दबाव से शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, तो यह प्रादेशिक कायांतरण कहलाता है। चलते हैं आगे, प्रमुख कायांतरित रूपांतरित चट्टानों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण। तो आग्नेय चट्टानों का, जैसे कि ग्रेनाइट, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, इसका रूपांतरण नीस में हो जाता है। बेसाल्ट, यह भी
आग्नेय चट्टान है, इसका रूपांतरण एम्फीबोलाइट और शिस्ट में हो जाता है। तो ये चार्ट को आपको पूरा याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। अवसादी चट्टान देख लेते हैं कि उनका रूपांतरण किस चट्टान के रूप में होता है। तो चूना पत्थर रूपांतरण के बाद संगमरमर बन जाता है। इसी प्रकार से डोलोमाइट या चौक, यह भी रूपांतरण के बाद संगमरमर बन जाता है। शैल भी एक प्रकार का अवसादी चट्टान है जो कि रूपांतरण के बाद स्लेट बन जाता है। बालू का पत्थर क्वार्टजाइट बन जाती है और कॉन्ग्लोमेरेट यह भी क्वार्टजाइट बन जाती है। तो ये अवसादी चट्टान है जिनका रूपांतरण इस प्रकार से चट्टानों में होता है। आगे बात करते हैं रूपांतरित चट्टानों का पुनः रूपांतरण, यानी कि अवसादी चट्टान या आग्नेय चट्टान से कोई रूपांतरित चट्टान बनता है और उस रूपांतरित चट्टान का फिर से रूपांतरण हो जाता है विशेष परिस्थितियों में, तो उससे किस प्रकार के चट्टान बनेंगे। तो जैसे कि अवसादी चट्टान स्लेट की बात करें तो ये रूपांतरित है, तो ये रूपांतरित चट्टान भी जब पुनः रूपांतरित हो जाता है, यानी कि स्लेट पुनः रूपांतरित होता है, तो यह फाइलाइट बनाता है। इसी प्रकार से फाइलाइट का पुनः रूपांतरण होता है तो यह सिस्ट बनाता है, और जो ग्रेबो है रूपांतरित चट्टान वह सर्पेंटाइन बनाता है। तो इस चार्ट को आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में इससे सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं शैल चक्र के बारे में। तो शैल चक्र थोड़ा सा समझ लेते हैं। शैल चक्र होता क्या है? तो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जो शैल उपलब्ध होते हैं, समय समय पर उनका रूपांतरण होता रहता है, उनमें बदलाव आता रहता है। तो आग्नेय चट्टान अवसादी चट्टान बन जाती है, अवसादी रूपांतरित बन जाती है, फिर रूपांतरित अवसादी और आग्नेय में बदल जाती है। तो इस प्रकार से शैल चक्र चलता रहता है, पृथ्वी पर चट्टानों का रूप परिवर्तित होता रहता है। तो पृथ्वी पर उपलब्ध शैल जो है वह सदा अस्थायी नहीं रह पाता है और इनमें क्रमिक रूप से परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे शैल चक्र का विकास होता है। शैल चक्र में पुरानी चट्टान परिवर्तित होकर नई शैल का रूप धारण करती है और इस प्रकार शैल चक्र का संबंध चट्टानों के स्वरूपीय परिवर्तन से है। तो आपको ध्यान रखना है कि शैल चक्र चट्टानों के स्वरूपीय परिवर्तन से संबंधित है। तो ये थे चट्टान से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट और संभावित प्रश्न, और मुझे नहीं लगता कि एक जनरल एग्जाम के लिए इससे ज़्यादा प्रश्न बनते होंगे या पूछा जाता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर जो भी PDF उपलब्ध थी उनका पेपर बैग तैयार हो चुका है, बन चुका है। आप लोगों की मांग पर ही यह हमारी टीम द्वारा किया गया है, और जिन किन्हीं को भी यदि पेपर बैग चाहिए रिवीजन के लिए तो वे केवल 675 रुपये में स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपने घर पर मंगवा सकते हैं, और इस 675 रुपये में पोस्टल चार्ज भी इंक्लूड है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देना है, बुक आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।